हेलो दोस्तों, मैं राकेश और आप देख रहे हैं मैथ्स विद राकेश चोकर। दोस्तों, अगर आप सीईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हरियाणा सीईटी के जो आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए थे उनका मैथ का पार्ट आपको सोल्व करा रहा हूँ। मैंने इस पे 5 से 7 वीडियोस बना दी हैं, जिसमें ग्रुप सी का जो आपका प्री का एग्जाम हुआ था वो मैंने डिस्कस कर लिया है, जो ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे वो, और जो हमारा फिर ग्रुप सी का मेंस का आपका ग्रुप 56 का एग्जाम हुआ था मैंने वो भी डिस्कस कर लिया है। और आज है हमारा ग्रुप 57। मैं साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के एक बेस्ट अप्रोच दे रहा हूं, जिससे आपको ये समझ आए कि अगर आपने सीईटी का एग्जाम देना है तो आपने अप्रोच क्या लेनी है। इससे आपके दो फायदे होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं, साथ में आपको ये भी पता चलेगा कि कोई भी इसी कंसेप्ट पर क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओ। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका वो एलसीएम एचसीएफ पर है, और जो आपका क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ पर होता है उसमें सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि आप उसको ऑप्शन से करो। इसका डिटेल मेथड हो सकता है, आपसे पूछा गया है कि फाइंड द लीस्ट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15, 20 एंड 27। वह छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो 12, 15, 20 और 27 इनसे भाग हो जाए, तो वो इनका एलसीएम होगी। या तो आप इनका एलसीएम निकाल के आंसर लगा सकते हो, लेकिन एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपसे पूछा गया है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 12, 15, 20 और 27 इन सभी से भाग हो जाए। अब इसमें एक सबसे बड़ी वैल्यू है आपकी 27। अगर 27 को मैं थोड़ा आगे फर्दर तोड़ दूं तो मैं बोल सकता हूं कि 27 होता है 9 गुणा 3। अब जो आपके चार ऑप्शन हैं उन ऑप्शन को मैं चेक करूंगा कि इनमें से कौन कौन सी वैल्यू 9 से भाग होती है। अगर कोई ऑप्शन 9 से भाग नहीं होगा तो वो 27 से भी भाग नहीं होगा, और मुझे संख्या वो ढूंढनी है जो इन चारों संख्याओं से भाग हो जाए। इसका मतलब 27 भी उसके अंदर ही है। तो सबसे पहले आपका 240। अगर 240 को मैं 9 से भाग करूंगा तो ये 9 से भाग नहीं होगा। इसके लिए आपको 9 की डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए, और वो क्या है, अगर संख्या के अंकों का योग 9 से भाग हो जाए तो संख्या भी 9 से भाग हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर है 4 प्लस में 2 6 है, 6 जो है वो 9 से भाग नहीं होता, तो ये संख्या 9 से भाग नहीं होगी। फिर नेक्स्ट ऑप्शन ले लीजिए। अगला ऑप्शन है आपका 540। 540 आपको देख के पता चल रहा है 9 से भाग हो रहा है। अगर आप इसका जोड़ कर रहे हो तो 5 और 4 9, 9 9 से पूरा भाग होता है। इसका मतलब ये संख्या जो है वो 9 से भाग होती है। अगर ये संख्या 9 से भाग होती है, और मैं ये बोल सकता हूँ 1 मिनट के लिए कि ये 27 से भी भाग हो जाएगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। आगे आपके दो ऑप्शन है, एक है 440 और एक ऑप्शन है 340। अगर आप इन दोनों को चेक करोगे, ये दोनों में से कोई भी संख्या 9 से भाग नहीं हो रही है, क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 8 है और इसके अंकों का जोड़ 7 है। इसका मतलब ये दोनों संख्याएं 9 से भाग नहीं हो रही है। सिर्फ 9 से ही चेक करने से हमारे 3 ऑप्शन हट गए हैं। जब ऑप्शन एक ही बच गया है तो आगे 3 से भी चेक करने की जरूरत नहीं है। यही हमारा आंसर है। वह सबसे छोटी संख्या जो है वो 540 है, जो इन सभी संख्याओं से भाग हो जाएगी। दूसरा, अगर इसी क्वेश्चन को आपने डिटेल मेथड से निकालना होता तो हम कैसे कर रहे होते। अगर इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से निकालना होता तो हमारा होता 12, 15, 20 और 27। इनका हम एलसीएम लेते। इनका एलसीएम आपने इस तरीके से लेना आता है। आप पहले 2 से चेक करते, 3 से, 5 से, इस तरीके से हम इसको भाग करते रहते जब तक इन सभी का वैल्यू एक एक नहीं आती, और उन सभी को मल्टीपल करते तो भी आपका 540 आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन इजी है, साथ में मैं बस आपको एक ऐसी अप्रोच बता रहा हूं जो एग्जाम टाइम पे आपने लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, जस्ट एक इक्वेशन है। इसको बोर्ड पे लिखने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वेश्चन मार्क माइनस एक वैल्यू इक्वल टू दूसरी वैल्यू, ये बोला गया है। ये अगर ऐसे वैल्यू लिखी हुई है, ये माइनस में 1936248 इक्वल टू 1635773, ये आपने हल करना है। मैंने वैसे ही बोर्ड पे लिख लिया है ताकि मैं आपको बता पाऊं कि बेस्ट ट्रिक क्या हो सकती है इसकी। देखिए ये माइनस में है, और आपको ये रूल पता है कि बराबर से उधर कोई वैल्यू जाती है, अगर प्लस की हो तो माइनस की हो जाती है, माइनस की हो तो प्लस की हो जाती है। तो मुझे पता है ये उधर का उधर जाएगा और प्लस का होगा। अब एक तो तरीका ये है, आप इसको पूरा हल करो, इसको उधर लेके जाओ और उसमें जोड़ो। लेकिन मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में इकाई का अंक सभी में अलग अलग है। अगर मैं इकाई का अंक ही जोड़ लूँ तो वहां से भी मेरा आंसर आ जाएगा। अब इकाई का अंक है इधर 8,
ये उधर जाके जुड़ेगा इकाई के अंक में, और 8 और 3 हो जाएंगे हमारे 11। इस तरीके से जो इकाई का अंक आ रहा है वो 1 आ रहा है, और ऑप्शन में ऐसा सी ऑप्शन ही है जिसमें इकाई का अंक 1 है। आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं है, आपका आंसर सी ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैया एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देके यही देखना चाहता है कि आप इसको डील कैसे करोगे। एक बच्चा ऐसा होगा जो इसको पूरे को हल करके आंसर बताएगा, एक ने समझ लिया है कि क्वेश्चन को कैसे डील करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन बिलो सीरीज। एक सीरीज दे रखी है 2, 4, 8, 16 और 1024। ये पूछा गया है इस सीरीज में कितनी टर्म्स है, कितने पद है। देखिए आपकी सीरीज जो होती है, ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछी जाती है वो दो प्रकार की होती है, एक एपी और एक जीपी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है वो सीरीज जिसके पदों का अंतर बराबर है। भाई इनके बीच का अंतर अगर बराबर है तो वो हो जाएगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और उसके फार्मूले अलग हैं। दूसरा, यहां पर इनके बीच का अंतर बराबर नहीं है, यहां पर इनके बीच का रेशियो बराबर है। रेशियो कैसे, 2 का जब मैं 2 गुणा करता हूं तो 4 आता है, 4 का जब 2 गुणा करता हूं तो 8 आता है, और 8 का 2 गुणा करता हूं तो 16 आता है। ये सीरीज ऐसे ही चल रही है, इसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कहने का मतलब इनका अंतर बराबर नहीं है, इनके अंतर में रेशियो है, वो रेशियो बराबर है। अब यहां पर आपने ये बताना है कि यहां से लेकर यहां तक इसमें कितने पद हैं। अगर आपको 2 की पावर्स याद है तो वैसे भी पता होगा आपको कि ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 10 है। ये 2 की पावर 1 है, और इसी तरीके से 2 की पावर 10 तक गया हुआ है, तो आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये 10 टर्म्स है। लेकिन अगर आपको ये पावर्स याद नहीं है तो हम कैसे करें। मैंने बताया था ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहां पर पद निकालने का फार्मूला होता है आपका Tn इक्वल टू ARn-1। ये आपका फार्मूला है। भाई वैसे आपको देखते ही पता चल रहा है, लेकिन इस फार्मूले में रख के कैसे हल करते हैं मैं वो भी बताना चाहता हूं आपको। Tn का मतलब है जोन सा आप पद निकालना चाहते हो, A का मतलब पहला पद, R का मतलब इनके बीच का रेशियो, N का मतलब इसमें कितने पद हैं। अब इसमें से जो जो वैल्यू का मान है आपका वो रख दीजिए। सबसे पहले मैंने बताना है कि इसमें कितने पद हैं, ऐसे में आखिरी पद हम यहां रख लेते हैं, मुझे पता चल जाएगा कि ये कौन सा पद है। आखिरी पद है 1024। ए का मतलब है पहला पद, और पहला पद है आपका 2। आर का मतलब है रेशो जो कि 2 है, और n-1। हमने n ही बताना है इसमें कितने पद हैं। अब यहां तो ये ऐसे, इसको हम 1024 को बोल सकते हैं 2 की पावर 10। इधर क्या होगा, ये आपने पढ़ा होगा, अगर बेस इक्वल है और बीच में गुणा है तो पावर्स जो है वो जुड़ जाती है। अगर मैं इनको इसकी पावर जोड़ूंगा तो क्या होगा, n-1 में 1 जोड़ेंगे तो ये माइनस का 1 हट जाएगा, n बच जाएगा। ठीक है, अब हम ऐसे में कंपैरिजन कर सकते हैं, बराबर से इधर भी बेस बराबर है उधर भी बराबर है, इसका मतलब n की जो वैल्यू होगी वो 10 होगी। आप ऐसे डिटेल मेथड से भी देख सकते हैं, और इसको इजीली ऐसे भी बताया जा सकता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी जस्ट आपकी एक इक्वेशन ही है, और आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है। एक बार इसको लिख लेते हैं, ये है 8597 माइनस क्वेश्चन मार्क को मैंने x लिख लिया है 1 मिनट के लिए, उधर आपका दिया हुआ है 7429 माइनस में 4358। बस वही तरीका बता रहा हूं आपको, इसको पूरे को हल करने की जरूरत नहीं है। पहले एक नजर आप ऑप्शन पे डालिए। अगर मैं ऑप्शन में देख रहा हूं अब की बार इकाई के अंक अलग अलग नहीं है, 2 बार इकाई का अंक 8 है और 2 बार इकाई का अंक 6 है। ऐसे में मैं दहाई के अंक पे जाऊंगा। अगर मैं दहाई का अंक देख रहा हूं तो वो अलग अलग है। इट मीन्स अगर मैं इकाई और दहाई का अंक निकाल लूं तो शायद बात बन जाएगी। चलिए अब इकाई और दहाई के अंक को कैसे हल करना, सबसे पहले इनको देखिए, इसमें से ये वैल्यू घटानी है, ये क्लियर कट आपको पता चल रहा है क्योंकि बीच में माइनस है, तो मैं इसको पूरे को नहीं घटाऊंगा, इस लास्ट के 2 डिजिट को यहां तक हल करूंगा। तो पहले 9 में से 8 चला गया, आपका 1 बच गया है। उसके बाद 2 में से तो 5 जाएगा नहीं, तो यहां पर एक कैरी कर लिया, 12 में से 5 गए 7। इसमें से इसमें घटा के वैल्यू पूरी कुछ भी आए, लेकिन मुझे पता है इकाई और दहाई का अंक ये आने वाला है। उसके बाद
ये x है माइनस का, अगर ये बराबर से इधर जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो इसके भी मैंने सिर्फ 2 ही अंक ले लिए, 97 माइनस 71, और ये x उधर भेज दिया। भाई आप देख, ऐसे देख के कंफ्यूज मत हो जाना, मैं इस पूरी वैल्यू को सोल्व नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं दो दो डिजिट ले रहा हूं। 2 डिजिट इसके ले लिए, इस x को उधर भेज दिया, यहां से हल करके जो 2 डिजिट आए थे इसको इधर ले आया, इसको हल कर लीजिए। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गया 2, आपका जो लास्ट इकाई और दहाई का अंक है वो आता है 26। अब आप ऑप्शन में देखिए 26 कहाँ कहाँ है, आप देखोगे कि 26 सिर्फ बी ऑप्शन में ही है, 5526, तो आंसर मेरा 5526 हो जाएगा। अगर आप इसको पूरा सोल्व करके देखोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए, एग्जाम में सबसे जरूरी होता है टाइम बचाना, और वो टाइम कैसे बचाना है, और वो भी मैथ को सोल्व करते हुए, तो वहां पर ये छोटी छोटी ट्रिक्स ही आपकी काम आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा एलसीएम एचसीएफ से है। क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132 एंड 237 टू लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। क्वेश्चन में बोला गया है कि वो सबसे बड़ी संख्या बतानी है जो 62, 132 और 237 को भाग करे और हर बार शेष बराबर आए। देखिए, वैसे मैंने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक पूरा पढ़ा रखा है, ये अर्थमेटिक मैथ का बहुत बेसिक टॉपिक है, ये आपको जरूर आना चाहिए। अगर इस पूरे टॉपिक को आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है एलसीएम एचसीएफ करके, वहां से आप देख सकते हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, मैं सिर्फ इसका बेसिक बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन में 3 वैल्यू दी हुई है, 62, 132 और 237। अब आपने ये बताना है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो इनको भाग करे, और भाग करने से यहां जो शेष बचता है यहां भी वही शेष बचना चाहिए और यहां भी वही शेष बचना चाहिए। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में इनके डिफरेंस का जो एचसीएफ होता है ना, वही वो ऐसी वैल्यू होती है जिससे मैं इसको भाग करूंगा तो भी वही शेष आएगा, इसको भाग करूंगा तो भी वही शेष आएगा, इसको भाग करूंगा तो भी वही शेष आएगा। अब इनका मैं डिफरेंस ले रहा हूं 1 मिनट के लिए। इसका अगर मैं डिफरेंस ले रहा हूं तो 6 में से 6 सॉरी 2 में से 2 गया 0, 13 में से 6 गया 7, यहां से इन दोनों का डिफरेंस जो निकल के आया है वो आया है 70। ऐसे ही इन दो वैल्यू का डिफरेंस ले लेंगे, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 1 गया 1। यहां पर आपका डिफरेंस जो आ गया है वो आ गया है 70 और 105। 70 और 105 का जो एचसीएफ होगा ना, वही एक ऐसी वैल्यू होगी जो इसको भाग करेगी तो भी वही शेष आएगा, इसको भाग करेगी तो भी वही शेष आएगा, और इसको भाग करेगी तो भी वही शेष आएगा। अब यहां से इनका एचसीएफ निकालना है। वैसे तो ये बहुत छोटे नंबर हैं, आप देख के भी अंदाजा लगा सकते हो कि इसका शेष क्या आएगा, लेकिन अगर आपने एक तरीका सीखना है कि एचसीएफ क्या होता है, देखिए इसका एचसीएफ वो होगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर दे। वो देख के ही पता चल रहा है वो संख्या आपकी 35 है, 35 इसको पूरा पूरा भाग कर रहा है, 35 इसको भी पूरा पूरा भाग कर रहा है। अगर मैं इनका एचसीएफ 35 निकाल लेता हूं तो 35 वो एक ऐसी संख्या है जो इन तीनों को भाग करेगी और बराबर शेष आएगा और आपका आंसर आ गया है। लेकिन अगर आपको देखने से नहीं पता चल रहा कि इसका एचसीएफ 35 ही है तो एचसीएफ हम कैसे निकालते हैं? एक तो वो तरीका है ट्रेडिशनल मेथड जो आपको पता है, आप इसके भी गुणनखंड कर लीजिए, आप इसके भी गुणनखंड कर लीजिए, इनमें से जो कॉमन फैक्टर होंगे ना वही हमारा एचसीएफ होगा। दूसरा एक सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं मैं आपको जिससे एचसीएफ सबसे आसान तरीके से निकलेगा, जो इन दोनों का एचसीएफ होगा ना वो या तो इनका डिफरेंस होगा या इनके डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। अगर मैं इनका डिफरेंस निकाल रहा हूं तो वो 35 आ रहा है। अब अगर इनका डिफरेंस 35 आ गया है तो 35 से आप इसको चेक कर लीजिए, अगर ये दोनों भाग हो रहे हैं तो ये एचसीएफ हो जाएगा। अगर ये अब तो 35 से दोनों भाग हो रहे हैं और आपका आंसर आ गया। अगर ये 35 से पूरा पूरा भाग ना होते तो मैं 35 के आगे फर्दर फैक्टर करता और उनसे इसको चेक करके देखता। फिलहाल आपका आंसर 35 आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एलसीएम का है, फाइंड द एलसीएम ऑफ 72, 108, 2100। देखिए, आपने एलसीएम निकालना है, ट्रेडिशन मेथड आपके पास है, आप इसमें अपनी 2-4 मिनट खराब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको ये पता हो कि एलसीएम की डेफिनेशन क्या है
तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से आंसर बता सकते हो। वैल्यू है ये। एलसीएम क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से पूरी पूरी भाग हो जाए। 72 से उसको भाग करें तो भी पूरी भाग होगी, 108 से पूरी पूरी भाग करें तो भी होगी, और 2100 से भाग करें तो भी होगी। इसका मतलब ऑप्शन में ऐसी वैल्यू जो इन तीनों से भाग हो जाए वही आंसर है। अब तीनों से चेक करने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी इसमें सबसे बड़ी एक वैल्यू ले लीजिए और उसके फैक्टर करके देखिए, और उन फैक्टर से इसको डिवाइड करके देखिए, तब हमारा क्वेश्चन आसान रहेगा। 21 में मुझे दो चीज नजर आ रही है, 3 गुणा 7 21 होता है। इसका मतलब अगर कोई वैल्यू इनका एलसीएम है तो वो 7 से भी भाग होनी चाहिए और 3 से भी भाग होनी चाहिए। देखो 3 से तो कोई भी चेक करेगा और आसान होगा, लेकिन 7 एक ऐसी वैल्यू है जिससे चेक करने से बहुत जल्दी आंसर आ सकता है। अब आप अपने ऑप्शन चेक कीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है 37,500। जीरो को आप भूल जाइए, 3 ही नंबर है आपके, 7 से भाग करके देख लीजिए। 7 5 35, यहाँ पर 2 बचेंगे, उसके बाद 25 होगा, और 25 7 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 37800। इसको 7 से भाग करके देखिए। 7 5 35, यहाँ पर 2 बच गए हैं, 28 हो गया है, 7 4 28, ये संख्या 7 से पूरी पूरी भाग हो रही है। अब आगे चलेंगे, अगला नंबर है हमारा 37,600। अगर मैं इसको 7 से भाग कर रहा हूं तो 7 5 35, 2 बच गया तो 26 हो गया है, ये 7 से भाग नहीं होता। अगला ऑप्शन है हमारा 3,7,4,2,0। आप इसको 7 से भाग करके देखिए। 7 से इसको भाग किया, 7 5 35, बच गए हैं 2, 24 होगा, ये भी 7 से भाग नहीं होता। ऐसे में सिर्फ 7 से चेक करने से ही मुझे पता चल गया है कि ऐसी एक ही संख्या है जो 7 से भाग हो रही है, तो बाकी ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई शायद आपको एटलीस्ट ये वीडियो देखने से आपको ये समझ में आया होगा कि अगर एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन आता है तो उसको बहुत डिटेल मेथड से निकालने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन से भी आंसर निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एचसीएफ। अब की बार सिर्फ एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का अभी मैं 1 मिनट पहले मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया था। 3 वैल्यू है आपकी, 108, 288 और 360। ठीक है, एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है वो पता होना चाहिए आपको। एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों संख्याओं को भाग कर दे। 108 को पूरा पूरा भाग कर दे, 288 को पूरा पूरा भाग कर दे, और 360 को पूरा पूरा भाग कर दे। इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, जैसे कि पहले मैं ऑप्शन से बताता हूं। 36 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो रहा है, ये भी भाग हो रहा है, इसको चेक करके देख लो बस। ऐसे ही फिर 28 से करके देखेंगे, ऐसे ही 30 से, ऐसे 26 से। अब की बार इस तरीके से थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको इससे भी एक आसान तरीका बता दूं, वो आसान तरीका क्या हो सकता है, मैंने अभी बताया कि इनका एचसीएफ या तो इनका डिफरेंस होगा या इनके डिफरेंस का कोई फैक्टर होगा। अब जिसके बीच कम से कम डिफरेंस है उसको ले लो। इनके बीच जो डिफरेंस आएगा वो कम से कम है। इनका डिफरेंस कितना होगा, 12 यहाँ 60 ही, इनके बीच का डिफरेंस है 72। अब क्या है, या तो इन दोनों का एचसीएफ 72 होना चाहिए या फिर 72 का कोई फैक्टर। अब भाई मैं ऐसे कैसे चेक करूं कि 72 से पूरी पूरी भाग हो रही है, नहीं 72 की तो टेबल हमें नहीं आती। ऐसे में हम क्या करते हैं, 72 को आगे फर्दर 2 को प्राइम नंबर में तोड़ लीजिए। 8 9 72, 72 से चेक करने की बजाय 8 और 9 से चेक कर लीजिए। 8 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल हमें आते हैं, तो सबसे पहले आप ऐसा कीजिए, 9 से चेक कीजिए। 9 से संख्या भाग हो रही है, 9 संख्या 9 से कब भाग होती है, जब उसके अंकों का योग 9 से भाग हो जाए। तो 6 और 3 9, ये 9 से भाग हो रही है। 8 और 8 16 और 2 18, ये भी हो रही है। अब 8 से करके देखिए, ये क्या इस संख्या 8 से भाग हो रही है। 8 4 32, 8 5 40, 8 से हो रही है। मैं इसको भाग करके देखता हूँ, ये होगा मेरा 8 3 24, बच गए हैं मेरे 4, 8 6 48। कहने का मतलब इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 72 है। यहां तक का तो मुझे एचसीएफ पता चल गया। अब मैं जाता हूं आगे, क्या 72 से 108 पूरा पूरा भाग हो रहा है, आप 72 की बजाय इनसे चेक कर लीजिए। 9 से भाग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 9 तो हमारे आंसर में होगा ही। अब आगे हम 8 पे, 8 से पूरा पूरा भाग नहीं हो रहा है, करके देख लीजिए। 8 एकम 8, बच गए हैं 2, 28 हो गया है। 8 से पूरा पूरा भाग नहीं होता, तो आगे फर्दर 8 के फैक्टर कर दीजिए। 8 को मैं बोल सकता हूँ 4 दूनी 8, इसमें से बड़ा क्या है 4,
4 से इसको भाग करके देखो, 4 से मैंने इसको भाग किया, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से भी भाग हो गया है ये। इसका मतलब ये 2 फैक्टर यहाँ पर छूट गया है। अब आपकी वैल्यू आ गई है 9 4 36, 36 इसको भी भाग कर रही है, इसको भी भाग कर रही है, इसको भाग कर रही है, और यही आपका HCF है। ये जो डिफरेंस मेथड है यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा लगा होगा, अगर ये नंबर मैं थोड़े और बड़े कर देता हूँ तो ये तरीका आपका बेस्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ, एक वैल्यू दे रखी है, इसका आपने वर्गमूल निकालना है। वैल्यू है आपकी 1471369, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब देखिए कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू का ही वर्गमूल निकालना शुरू कर देंगे, जबकि ऐसी कोई जरूरत नहीं है। आप इकाई और दायिकांक पता लगा के भी आंसर बता सकते हो। अब इसको कैसे किया जाए, देखो आपका स्क्वायर रूट निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि आप पीछे से एक पेयर बनाइए 2 अंकों का, और यहां पर इस अंक को चेक कीजिए 9 को। 9 कब आया होगा, कोई किसी भी वैल्यू का जब आप स्क्वायर रूट निकालते हो और वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो उसके इकाई के अंक की 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। 9 कब कब आया होगा, या तो 7 गुणा 7 करके आया होगा, क्योंकि 7 से 49 होता है तब 9 आता है पीछे, या फिर 3 गुणा 3 करके आया होगा, 3 3 9। ये 2 पॉसिबिलिटी होती है। इसका मतलब जो मेरा आंसर आएगा उसमें या तो इकाई का अंक 7 होगा या फिर इकाई का अंक 3 होगा। अब मैं ऑप्शन में जाता हूं, मैं ऑप्शन में देख रहा हूं या तो 2 संख्याओं में इकाई का अंक 3 है या 2 है, तो 7 की तो पॉसिबिलिटी खत्म होगी। तो यहां से मुझे ये पता चल गया कि इकाई का अंक तो मेरा 3 ही है। यहां से मैं एक चीज पता चली। अब 3 के लेकिन मेरे पास 2 ऑप्शन है, अब क्या किया जाए। अब दूसरा हमारा तरीका ये होता है, जब हम 2 नंबर का एक पेयर बना लेते हैं तो बाकी जो हमारा पूरा नंबर है वो किसके वर्ग के पास है, मुझे वो वैल्यू लेनी है। अब ऑप्शन में अगर मैं 3 को देख रहा हूं तो 3 के साथ एक तो नंबर है 121 और एक नंबर है 141। कहने का मतलब 3 के साथ या तो ये लगेगा और हमारा आंसर आ जाएगा, या फिर ये लगेगा तो आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का वर्क करके देख लेंगे, जो इस वैल्यू से कम होगा वही हमारा आंसर है। कहने का मतलब जो इसके नजदीक होगा और इससे कम होगा वही मेरा आंसर है। सबसे पहले मैं इसका वर्क करता हूं। 121 का वर्क करने का क्या तरीका है, अब मैं वर्क करने का तरीका बता देता हूं आपको। हम बेस मान के वर्क करते हैं, ये 100 के नजदीक है तो मैंने 100 को बेस मान लिया। 100 से कितना ज्यादा है, ये 21 ज्यादा है तो 21 का वर्ग कर देंगे। 21 का वर्ग होता है 441, तो उसमें से मैंने 41 ले लिया, 4 हो गया मेरा कैरी। दूसरा, ये 100 से कितना ज्यादा है, 21 ज्यादा है तो इसको 21 और ज्यादा कर दीजिए, तो इसमें 21 और जोड़ दीजिए। अगर मैं 21 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा मेरा 142। ये 142 हो गया है, 4 मेरा कैरी था, 142 प्लस 4 146 हो गया। ठीक है, अब 121 का वर्ग करने के बाद ही मेरे पास एक ऐसी वैल्यू आई है जो ये बिल्कुल इसके नजदीक है, और मुझे इससे ये भी पता चला अगर मैं 141 का वर्ग करूंगा वो तो इससे बहुत बड़ा भी आएगा और इससे बहुत दूर भी है। और मैंने बताया था कि एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसका वर्ग करने के बाद इससे नजदीक आए और इससे छोटा हो, तो ये इसी का वर्ग है। तो यहां से मुझे पता चल गया है कि वो जो संख्या है वो 1213 है। अब मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लग गया। अगर मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में कर रहा होता तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को देखते ही ऑप्शन में देख लेता कि आंसर या तो बी है या डी है। उसके बाद जो बी और डी में जो 2 नंबर है उनका वर्ग करके देखता, जो इसके नजदीक आता वो हमारा आंसर होता। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई जो भी स्क्रीन पे क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले एक बार आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2744। अब की बार आपको निकालना है क्यूब रूट 2744, इसका आपने क्यूब रूट निकालना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और या फिर ऐसे लिख सकते हैं, मतलब एक ही है। अब क्यूब रूट कैसे निकालने, देखो पहले मैंने एक बेसिक मैथ की सीरीज बना रखी है जिसमें स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लिकेशन जल्दी कैसे करते हैं, मैंने वो सारी चीजें आपको बता सकती हैं। अगर आपका मैथ में हाथ ज्यादा तंग है तो आप उन वीडियोस को एक बार जरूर देख लें, उससे आपको ये समझ आएगा कि मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड,
स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्यूब क्यूब रूट स्पीडली कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे थे तो 2 नंबर का एक पेयर बना रहे थे, अगर क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 नंबर का एक पेयर बना लेंगे, और इन 3 नंबर के पेयर से इकाई का अंक आएगा मेरा। अब इकाई का अंक कैसे निकाल लें, यहां पर हर अंक की एक ही पॉसिबिलिटी होती है, 4 कब आया होगा, इकाई का अंक 4 कब आया होगा, जब हमने 4 का क्यूब किया होगा। अगर मैं 4 का क्यूब करता हूं तो 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16 चौके 64, तभी पीछे 4 आता है। और आप कितने, आपके 10 डिजिट हैं, 10 के 10 डिजिट का क्यूब करके देख लीजिए, किसी से भी 4 नहीं आएगा। तो यहां से मुझे पता चला इकाई का अंक तो मेरा 4 होगा। अब मैं ऑप्शन में देख रहा हूं तो आंसर एक ही है, डी आपका आंसर आ गया है। दूसरा, अगर आगे फर्दर मैंने इसको बताना है तो मैं क्या करूंगा, इस पेयर के बाद जो आगे नंबर बच गया है वो है 2। आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मैं क्यूब करूं जो इसके नजदीक और इससे छोटा हो। ऐसा एक ही है, एक का अगर मैं क्यूब करता हूं तो एक आएगा, वो इससे छोटा भी है और उसके नजदीक भी है, 2 का क्यूब तो 8 हो जाएगा। तो मेरा आंसर आ गया है 14। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, शायद आपको एक चीज और समझ में आ गई होगी कि एग्जाम में क्वेश्चन आपके बहुत इजी आते हैं, और अब आपके सीईटी के सिलेबस में क्लियर कट बताया गया है आपको कि मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे। ऐसे में अगर इतने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं तो 15 नंबर तो आप इजीली ले सकते हो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1780 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्वेश्चन में बताया गया है कि 1780 में मैं क्या जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, और नीचे आपके ऑप्शन है। देखिए, पहला तरीका तो ये है, आपको कम से कम 40 तक के 45 तक के वर्ग देख के ही पता लगने चाहिए कि किसके नजदीक है ये, और आप देखते ही आंसर लगा पाओ। लेकिन अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये ज्यादा बड़ी चीज होगी है, तो इस क्वेश्चन के लिए एक तो ट्रेडिशनल मेथड है आपका जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, जिससे हम इसको ये चेक कर सकते हैं कि ये किस परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नजदीक है। उसमें हम क्या करते हैं, 2-2 के पेयर बना लेते हैं। पहले मैंने 17 तक टेबल चलानी है स्क्वेयर्स की, नंबर्स की नहीं चलानी, स्क्वेयर्स की चलानी है। कैसे, एक एकम 1, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 4 चौकी 16, मैं स्क्वेयर में चला रहा हूं टेबल, तो 4 चौके 16, 5 5 25, वो ज्यादा हो जाएगा, तो 4 4 16। यहां पर बच गया है आपका एक, उतार लिया मैंने 80। अब सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है, अगर आपको लॉन्ग डिवीजन आता है, जितने पे हमारी टेबल चली थी स्क्वायर की उसका डबल करके यहां लिखते हैं, तो 4 का डबल हो गया आपका 8। अब 8 की टेबल नॉर्मल पढ़नी है जैसे हम पढ़ते हैं, 8 की टेबल यहां तक अगर मैं पढ़ रहा हूं तो 8 दूनी 16, अगर मैं 2 पे टेबल चलाऊंगा तो इससे कम आएगा, लेकिन मुझे चाहिए कि इसमें कितना जोड़ा जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो ऐसे में हम एक ज्यादा पे टेबल चलाते हैं, तो मैं टेबल चलाऊंगा 3 पे, और जिस पर टेबल चलाते हैं उसको यहां भी रखते हैं और वहां भी, और जितने पे टेबल चलाई है उतने से इसको गुणा करेंगे। 3 पे टेबल चलाई है, 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 गुणा 3 9, और 3 गुणा 8 16, सॉरी 3 8 24। ऐसे में नीचे वाला नंबर आपका ऊपर वाले से बड़ा आ जाएगा, तो नीचे वाले में से ऊपर वाला घटा दो, 9 में से 0 गया 9, 14 में से 8 गया 6। अगर आप इस वैल्यू में 69 ऐड करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, और किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर बनेगा, 43 का। ये आपका ट्रेडिशनल मेथड है और इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स। प्रथम 40 जो आपके प्राकृत संख्याएं हैं उनका आपको एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं एवरेज की। एवरेज कैसे निकलता है, जो आपका एवरेज निकलता है, एवरेज निकलता है आंकड़ों का योग बटे में आंकड़ों की संख्या। ये आपको पता होगा। कहने का मतलब, जिन वैल्यूज का आपको एवरेज निकालना है उन सभी को जोड़ना है और वो जितनी संख्या में है उससे भाग करना है। अब आपकी प्रथम 40 प्राकृत संख्याएं कौन सी होती हैं, वो होता है 1 2 3 4, इस तरीके से 40 तक। अब इसका एवरेज निकालने का तरीका तो क्या है, मैं इन सभी को जोड़ू, वो ऊपर रख देता हूं, और ये संख्याएं 40 40 से इसको भाग करता हूं। ये इसका एक ट्रेडिशनल मेथड है।
इनको जोड़ने का तरीका, प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का तरीका आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर ये संख्याएं प्राकृत हैं तो इनको जोड़ने का फार्मूला हमारा क्या है, वो फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू। इस तरीके से इन सभी संख्याओं का जोड़ हो जाएगा। और ये n क्या है, ये कितनी संख्याएं, कहने का मतलब इस तरीके से ये जो आंकड़ों का योग है वो ये आ गया है। दूसरा, नीचे रखना है मैंने आंकड़ों की संख्या, और आंकड़ों की संख्या कितनी मानी है मैंने, n मानी है। ठीक है, तो n से n कट गया, यहां से एक फार्मूला बन गया है आपका n प्लस वन डिवाइड बाई टू। ये सिर्फ फार्मूला बताने के लिए आपको किया गया है कि अगर आपकी संख्याएं प्राकृत हैं और वो एक से शुरू होती हैं और आपने उनका एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वो जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ेंगे और दो से भाग कर देंगे। ये आप हमेशा याद रखेंगे। अगर प्राकृत संख्याएं हैं, आपने उनका एवरेज निकालना है, तो वो जितनी संख्याएं हैं उसमें एक जोड़ेंगे और दो से भाग कर देंगे। ये संख्या है 40, 40 में एक जोड़ दिया 41, 41 को 2 से भाग करेंगे तो आपका 20.5 आंसर आ जाएगा, और यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, एक इक्वेशन दे रखी है 3, यहां पर आपने z की वैल्यू निकालनी है। पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस z बराबर है 55। 2x प्लस 3y प्लस z बराबर है 55। अगला है x प्लस जेड माइनस वाई, एक्स प्लस जेड माइनस वाई, ये बराबर है 4 के। अगला है y माइनस एक्स प्लस जेड, और इसकी वैल्यू है आपकी 12। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि आप 3 इक्वेशन देख के कंफ्यूज हो जाओ। आपने z की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहां पर ध्यान दो, मैं इन 2 इक्वेशन को जोड़ूं तो यहां पर y प्लस का है, यहां पर माइनस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। यहां पर x प्लस का है, यहां पर x माइनस का है, ये भी कट जाएगा, तो यहां पर z की ही वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको इक्वेशन 1 माना है और इसको 2, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने से क्या होगा, यहाँ y प्लस का है, माइनस का है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर x माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, ये कैंसिल हो गया। z प्लस जेड 2z, 12 प्लस 4 16, 2 से इसको काट दिया, z की वैल्यू आपकी 8 आ गई है। ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिर्फ एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि क्या सिर्फ इक्वेशन देख के आपको समझ आ रहा है कि ऊपर वाली इक्वेशन की जरूरत ही नहीं है z की वैल्यू निकालने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184। दो नंबर हैं जिनका योग जो है वो 184 है। ऐसे में अगर आपको यहीं से इतने से ही सोल्व करना शुरू करना है, तो मैं मानता हूं कि दो संख्याओं का योग जो है वो 184 है। तो मैंने एक संख्या को मान लिया है a। अगर एक संख्या a है तो दूसरी क्या होगी, उन दोनों का जोड़ 184 है, तो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी 184 माइनस a। ये बात आपको समझ आई। क्वेश्चन में बोला गया था द सम ऑफ टू नंबर्स इज 184। दो संख्याओं का योग 184 है। मैंने एक संख्या a मान ली है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 184 में से अगर मैं a घटा दूंगा तो दूसरी संख्या आ जाएगी। आगे बोला गया है इफ 1/3 ऑफ द वन एक्सीड्स 1/7 ऑफ द अदर बाय 8 फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले नंबर को का अगर मैं 1/3 कर दूं तो वो दूसरे नंबर के का 7वां भाग करता हूं तो उससे 8 अधिक है। क्वेश्चन में बोला गया है कि पहले नंबर का अगर मैं 1/3 कर दूं और दूसरे का 7वां भाग निकाल दूं तो ये नंबर जो है इससे 8 अधिक हो जाएगा। कहने का मतलब इसको अगर मैं घटाऊंगा तो 8 आएगा। बस सिर्फ आपको ये इक्वेशन बनानी थी। अब a की वैल्यू निकालनी है। एक बार दोबारा बता देता हूं, दो संख्याओं का नंबर 184 था, एक को मैंने a मान लिया, दूसरी होगी 184 माइनस a। आगे बोला गया कि पहली संख्या को अगर मैं 3 से भाग कर दूं, 1/3 का मतलब यही होता है, दूसरी संख्या का 7वां हिस्सा का निकाल दूं, 7वां हिस्सा मतलब 7 से इसको भाग कर दूं, तो ये पहली वाली संख्या दूसरे वाली संख्या से 8 अधिक होगी। कहने का मतलब पहली में से दूसरी घटाऊंगा तो 8 आएगा। ठीक है, बस अब आप इसको हल कर दीजिए। हल करने का तरीका, नीचे 3 और 7 है, 3 गुणा 7 होता है मेरा 21। 21 से पूरी इक्वेशन को गुणा कर दीजिए। मैंने इसको भी 21 से गुणा कर दिया, इसको भी 21 से गुणा कर दिया, इसको भी 21 से गुणा कर दिया। 3 7 21, यहाँ पर आ गया मेरा 7a। इसको इससे भाग किया तो ये आ गया है 3। 3 से इसको गुणा कर दिया, माइनस लगा हुआ है पहले ही। 3 4 12, 8 3 18 3
18 दूनी 36, 18 3 54, 54 और 1 55, 3 को इसके साथ गुणा किया, ये आ गया है। बार माइनस थी, ये प्लस का था, तो अंदर के सिंबल चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का हो गया। ए माइनस का है और बार भी माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा। 3 गुणा में ए 3 ए, बराबर इसको भी गुणा कर देते हैं, ये आ गया है आपका 168। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये 552 माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 168 प्लस 552, इधर 7 ए प्लस 3 ए 10 ए, बस इसको जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका 8 और 2 10, 6 और 5 11 और 1 12, 5 और 1 6 और 1 7, 10 ए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। ए की वैल्यू जो है आपकी 72 आ गई है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि छोटी संख्या बताइए, और अब इसमें से छोटी संख्या कैसे बताएं, एक तो आ गया है 72, और जो दूसरी संख्या होगी वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी 184 में से घटा के। आपको खुद से ही समझ में आ गया होगा कि अगर 72 को मैं 184 में से घटाऊंगा तो वो वैल्यू जो आएगी वो 72 से बड़ी होगी। आपने छोटी वैल्यू बतानी है, यही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस का है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ ए रेडियो इज परचेज्ड फॉर ₹490, एक रेडियो को खरीदा गया है 490 रुपए में। अगर खरीदा गया है तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया है। फिर आगे बोला गया है एंड सोल्ड फॉर ₹, इसको बेच दिया गया है, इसका मतलब विक्रय मूल्य हो गया है 465 रुपए 50 पैसे में। और आपसे पूछा गया फाइंड द लॉस परसेंट, आपको हानि प्रतिशत निकालना है। भाई एक फार्मूले से ही निकल जाएगा। एक रेडियो को 490 में खरीदा गया था और 465 में बेच दिया गया, तो आपको पता चल गया कि हानि हो गई है। अब वो हानि कितनी है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दीजिए तो आपकी हानि आ जाएगी। वो हो जाएगा, इधर 50 पैसे बच जाएंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ पर बच गया है आपका 8, 8 में से 6 गया 2, तो आपका बच गया है 24 रुपए 50 पैसे। ये रुपए में आया है लॉस, आपका परसेंटेज में निकालना है। लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है आपका 490 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा में 100। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो डेसिमल के बाद मेरा एक अंक है और मैं इस डेसिमल को हटाना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमने क्या लगाना पड़ेगा, एक जीरो लगानी पड़ेगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी। अब इसको अगर मैं देख रहा हूँ तो ये शायद पूरा ही भाग हो जाएगा। चलो पहले 7 से काट लेते हैं, 7 7 49, 7 3 21, 7 5 35, फिर 7 से काट दिया, तो जो आपका हानि है वो 5% आ गया है। आपके जितने भी क्वेश्चन थे वो मैंने बेस्ट अप्रोच से कराने की आपको कोशिश की है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल का बटन दबा लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊं तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। थैंक यू दोस्तों।